हाँ वो उसी के अंदर हो जाएंगे, वो उसी में मैं करवा दूंगी, टेंशन ना लो। ठीक है, अभी अपन जो स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर वो कर रहे हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, इसके अंदर मैंने आपको एक चीज बताई थी ना बच्चा पार्टी, याद आ रही है कि मैं आपको बोली थी डीएनए के बारे में हम बात करेंगे, आरएनए के बारे में बात करेंगे। डीएनए आखिर क्या होता है? आप लोगों को देखो पता है कि एक डीएनए टर्म होता है और एक आरएनए टर्म होता है, पर आखिर ये डीएनए होता क्या है, आखिर ये आरएनए होता क्या है, किस चीज से ये मिलके बना है, अपन को इस चैप्टर में ये पता पड़ने वाला है। और आखिर अगर ये डीएनए बना है तो ये क्या काम करता है, कैसे ये इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है, ये पूरा जो होल प्रोसेस है ना वो अपन इस चैप्टर में देखने वाले हैं। ठीक है, तो आपने एक टर्म सुना होगा न्यूक्लिक एसिड, सुना है न्यूक्लिक एसिड? तो ये न्यूक्लिक एसिड क्या होता है? ये न्यूक्लिक एसिड कुछ और नहीं, आपके जो डीएनए और आरएनए होते हैं ना, ये आपके न्यूक्लिक एसिड ही होते हैं। ठीक है, तो फर्क सिर्फ इतना सा है कि एक जो डीएनए है वो क्या करता है, एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, इन मोस्ट ऑर्गेनिज्म, कितना? मोस्ट ऑर्गेनिज्म। मैम फिर जो बाकी के बच्चे जो रिमेनिंग रह गए उनके अंदर क्या होता है? उनके अंदर होता है आरएनए। अब वो जैसे वायरस हो गए उनके अंदर होता है, और साथ ही साथ ना आरएनए जेनेटिक मटेरियल के अलावा, जैसे ये आरएनए में वायरस में जेनेटिक मटेरियल का काम करता है, ठीक है, उसके साथ साथ इसका कुछ और काम भी है। जैसे ये अडेप्टर मॉलिक्यूल की तरह भी काम करता है, ये कैटलिस्ट की तरह भी काम करता है, ठीक है, ये स्ट्रक्चरल मॉलिक्यूल की भी तरह काम करता है। अब ये सारी चीजें क्या होती है, ये अडेप्टर क्या है, कैटलिस्ट क्या है, स्ट्रक्चरल क्या है, ये सारा भी डिटेल में ना अपन जैसे ही चैप्टर में आगे आगे बढ़ेंगे ना अपन इसको पढ़ते जाएंगे। ठीक है, मैसेंजर की तरह काम करता है। इज दैट क्लियर? तो ये क्या चीजें हैं क्या नहीं वो अपन इस चैप्टर में देखने वाले हैं। उससे पहले सबसे पहले अपन उठाते हैं कि यार ये डीएनए जो आपको दिख रहा है ना, ये आखिर डीएनए है क्या, क्या है ये डीएनए? तो ये जो डीएनए है इसको हम बोलते हैं लॉन्ग। सबसे पहले मुझे ये बताओ, आपको पता है पॉलीमर क्या होता है? हेलो, आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है? यस मैम, आ रही है। तो पॉलीमर क्या होता है? जैसे आपने 11th क्लास में भी पढ़ा होगा ना, देखो यार एक यूनिट हो गया, कोई 2 यूनिट हो गई, 3 यूनिट हो गई, 4 यूनिट, जब ये सब आपस में जुड़ जाती है तो एक जो लॉन्ग चेन होती है उसको अपन क्या बोलते हैं? पॉलीमर। क्या बोलते हैं? पॉलीमर। तो ये जो डीएनए है ये क्या होता है? ये लॉन्ग पॉलीमर ऑफ डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड। इतना बड़ा नाम है देखो, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड। मैं इनको 3 टर्म के अंदर तोड़ रही हूँ, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, ये लॉन्ग पॉलीमर है किसका? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड का। तो क्या आप मान रहे हो ये डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड बहुत सारे मिलके बने हैं और इसने ऐसे करके डीएनए बनाया है? हाँ के ना? यस मैम। तो आखिर ये सबसे पहली बात ये है कि आखिर डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड है क्या, खुद अपन को वो भी तो जानना होगा, तभी तो अपन बता पाएंगे कि डीएनए कैसा है नहीं कैसा है। ठीक है, तो अभी अपन डिटेलिंग में देखेंगे ये जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, मतलब जैसे बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड अगर आपस में जुड़े हैं तो अपन उसको क्या बोलेंगे? पॉलीन्यूक्लियोटाइड, पॉलीमर न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम जो बात करते हैं इसी के बारे में बात करते हैं। चलो उससे पहले मेरे को एक चीज बताओ आप, जैसे एक अगर ये न्यूक्लियोटाइड है, एक ये न्यूक्लियोटाइड है, एक ये न्यूक्लियोटाइड है, एक ये न्यूक्लियोटाइड है, अगर यहाँ पे मैं आपको एक बात बताती हूँ, अगर 2 न्यूक्लियोटाइड के बारे में हम बात करते हैं तो उसको हम पेयर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड को बोल देते हैं बेस पेयर। क्या बोलते हैं? बेस पेयर। जैसे हम सिंगल सिंगल की बात करते हैं तो ये है न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड, ये भी न्यूक्लियोटाइड। ठीक है बच्चा पार्टी? यस मैम। और जब हम इन सबकी एक साथ बात करते हैं
तो ये हो गए पॉलीन्यूक्लियोटाइड। अगर हम दो दो की बात करते हैं तो हम इनको बोलते हैं बेस पेयर। क्या बोलते हैं? बेस पेयर। और अगर हम ह्यूमन डीएनए की बात करें तो ह्यूमन डीएनए में हमारे टोटल होते हैं 3.3 इंटू 10⁹ बेस पेयर। यानी कि आप ये समझ सकते हो कि अगर इतने बेस पेयर हैं तो न्यूक्लियोटाइड कितने होंगे? इंटू 2 नहीं हो जाएगा? यस मैम, डबल। इंटू 2 नहीं हो जाएगा न्यूक्लियोटाइड का नंबर? यस मैम। है ना? चलो, यहां तक क्लियर है सबको? हम पीछे लो स्लाइड, क्या? हम बैक स्लाइड। इज दैट क्लियर? यस मैम। आगे बढ़े अपन। अरे हाँ ना बोलो, अगर मुंह से नहीं बोल पा रहे मैसेज में लिखो। मैम। यस मैम। स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड, जैसे मैंने आपको बताया ना, ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड को अपन डिटेल में पढ़ेंगे। ये आखिर पॉलीन्यूक्लियोटाइड बना किससे है तो वो अपन देखते हैं। अगर मैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड को तोड़ती हूं तो देखो, सबसे पहले पॉली तो छोड़ो, पॉली तो यही हो जाएगा, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़े हुए हैं। मैं ये जानना चाहती हूँ ये न्यूक्लियोटाइड आखिर किससे बना है। ठीक है, तो मेरा कंसर्न है ये जो न्यूक्लियोटाइड है ना, ये मिलके बनता है 3 चीजों से। पहली चीज है जिसको हम बोलते हैं नाइट्रोजिनस बेस। क्या बोलते हैं? नाइट्रोजिनस बेस। दूसरी चीज होती है पेंटोज शुगर। शुगर। तीसरी चीज जो होती है वो होती है फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है बच्चा पार्टी। अब देखो, नाइट्रोजिनस बेस में अगर मैं बात करती हूँ तो ये 2 चीजों में डिवाइडेड होता है। एक होता है इसमें प्यूरिन और एक होता है पिरीमिडीन। जो बेस पेयर होते हैं, एक कैटेगरी होती है प्यूरिन और एक कैटेगरी होती है पिरीमिडीन। तो प्यूरिन कैटेगरी में हमारे आते हैं 2, एडेनिन बेस और ग्वानिन बेस। ठीक है, वहीं पिरीमिडीन में जो बाकी के रिमेनिंग बच जाते हैं वो आते हैं, जैसे कि साइटोसिन, यूरासिल और थाइमिन। ठीक है, अब बात ये है, ये जो यूरेसिल और थाइमिन है ना, ये कभी भी ना साथ साथ में नहीं पाए जाते। क्यों? क्योंकि ये मानो ये दोनों एक दूसरे से बहुत चिढ़ते हैं, ये दोनों एक दूसरे से नफरत करते हैं। अब जैसे कि मैं थाइमीन की बात कर रही हूँ ना, तो ये जो थाइमीन है ये किस में प्रेजेंट होता है? डीएनए में। और ये जो यूरेसिल है ये किस में प्रेजेंट होता है? आरएनए में। तो हम जब डिफरेंशिएट करने की बात आती है ना कि डीएनए और आरएनए को हम कैसे कैसे अलग डिफरेंशिएट करें, कैसे हम पता करें कि कौन सा डीएनए है कौन सा आरएनए, तो सबसे पहले तो ये देख लेना, जिसके अंदर यूरेसिल प्रेजेंट होगा वो होगा आरएनए, और जिसके अंदर थाइमीन प्रेजेंट होगा वो होगा डीएनए। सबसे पहला फर्स्ट इंपॉर्टेंट इनका जो डिफरेंशिएशन है ना डीएनए और आरएनए का, वो यही है। आप ऐसे ही पता करते हो डीएनए और आरएनए में। इज दैट क्लियर? यस मैम। यस मैम। अब बात आती है दूसरी, शुगर की। तो आपने जैसे 11th क्लास में पढ़ा होगा, बायोमोलिक्यूल्स में शुगर होती है 2 तरह की। एक होती है राइबोस शुगर और एक होती है डीऑक्सी राइबोस शुगर। याद आ रहा है? तो ये जो डीऑक्सी राइबोस है ये हमें मिलती है डीएनए में और राइबोस मिलती है आरएनए में। इज दैट क्लियर? यस मैम। ठीक है, अब देखो बात क्या है। अगर मैं सिर्फ नाइट्रोजनस बेस यहाँ पे नहीं लिखते हैं, चलो यहाँ लिखती हूँ। मैं सिर्फ नाइट्रोजनस बेस, ठीक है, और पेंटोज शुगर को ऐड करती हूँ, जोड़ती हूँ, तो मेरा जो टर्म बनता है वो बनता है न्यूक्लियोसाइड। क्या बनता है? न्यूक्लियोसाइड। अब अगर इसी न्यूक्लियोसाइड में मैं फॉस्फेट ग्रुप ऐड कर दूंगी
फॉस्फेट ऐड कर दूंगी तो वो बन जाएगा मेरा न्यूक्लियोटाइड। क्या बन जाएगा? न्यूक्लियोटाइड। इज दैट क्लियर? यस मैम। Yes, समझ ma'am. पड़ रही है बात आपको? Yes. यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन? पहले ध्यान Yes, से देख ma'am. लो। No, ma'am. अब मेरा बात ये है, ये जो नाइट्रोजनस बेस दिख रहा है और ये जो पेंटोज शुगर है, ये आपस में किस बॉन्ड से जुड़े होते हैं? एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। किससे? एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। इज दैट क्लियर? यस मैम। और कौन से कार्बन पे? फर्स्ट कार्बन। ठीक है। अब ना देखो, आपको जैसे टर्म होंगे न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो जैसे अब मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पे ना कुछ न्यूक्लियोसाइड के नाम लिख के बताती हूँ, जो अपन ने अभी ये पढ़ा ना। देखो मैम ये कोई शुगर होती है? क्या क्या बोल रहे हो? ये कोई मैम शुगर होती है? एन ग्लूकोटाइड मैम कोई शुगर होती है? एन ग्लूकोटाइड? नहीं, ये वो नहीं है, शुगर नहीं है ये। मैम ये तो बॉन्ड का नाम है। ये एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ये बॉन्ड का नाम है बेटा। ये बॉन्ड इन दोनों को जोड़ के रख रहा है, इसका नाम है एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ठीक है। यस मैम। अब चलो बात करते हैं, जैसे एक अपन ने एडेनिन पढ़ा था, तो अगर एडेनिन का हम न्यूक्लियोसाइड बनाए तो वो हो जाएगा एडिनोसिन। हमेशा ना जो मैं न्यूक्लियोसाइड की बात कर रही हूँ, एंड में ये मानो सब में क्या लग जाएगा? सीन। मोस्टली सब में सीन लग जाएगा, या फिर ई तो सबके लास्ट में आएगा ही आएगा। ठीक है। जैसे एडिनोसिन हो गया, और क्या क्या है नाम बोलो मेरे को? गुएनोसिन। ठीक है। और बोलो? साइटोसिन। या फिर अगर साइटोसिन की हम बात करते हैं, साइटोसिन जैसे डीएनए और आरएनए में दोनों में प्रेजेंट होता है, तो एक में साइटोसिन हो जाएगा, एक में डीऑक्सी साइटोटिडीन होता है। एक्चुअली साइटोटिडीन होता है, ई। ठीक है। ठीक है। ये आपके पीछे एंड में ऐसा लगेगा, और इससे ज्यादा आपको कुछ याद नहीं रखना, ऐसे कोई पूछने नहीं बैठा, बस फॉर द सेक ऑफ नॉलेज मैंने आपको बता दिया है। ठीक है। यस मैम। समझ पड़ गई बात? अब मेरा क्वेश्चन ये है आप लोगों से, यहाँ पे नाइट्रोजिनस बेस और पेंटोज शुगर तो एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से जुड़े हुए थे। अब मुझे ये बताओ, न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट किस लिंकेज से जुड़े हुए हैं? किसी को आइडिया? और कौन से कार्बन पे? जैसे वो तो फर्स्ट कार्बन पे था, ये कौन से कार्बन पे है? कौन सा वाला मैम? फॉस्फो एस्टर लिंकेज। 6 कार्बन। फॉस्फो एस्टर लिंकेज। इज दैट क्लियर? और बेटा 6th कार्बन नहीं, 5th कार्बन पे ये प्रेजेंट होता है। ठीक है। तो आपको ना ये जो मैं आपको बॉन्ड लिख रही हूँ ना, इनको हवाबाजी में मत उड़ा देना। बॉन्ड इंपॉर्टेंट है कि ये दोनों एन ग्लाइकोसिडिक से जुड़े हुए हैं, और न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट जब मिला के न्यूक्लियोटाइड बना रहे हैं तो वो फॉस्फोएस्टर लिंकेज से जुड़े हुए हैं। ठीक है। तो अब देखो, एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से किस बॉन्ड से जुड़ेगा? बोलो। थ्री डैश 5 डैश फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। ठीक है। ये थोड़े से है ना, देखो ये फॉस्फोएस्टर लिंकेज है, तो अब यहाँ पे आ जाएगा आपके फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। तो ये जो 3 मैंने आपको बॉन्ड बताए हैं, पहला बॉन्ड ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, सेकंड बॉन्ड ये, और थर्ड बॉन्ड ये। तो ये आपको ना तीनों बॉन्ड क्या करने हैं? याद करने पड़ेंगे। इज दैट क्लियर? और जब 2 न्यूक्लियोटाइड जुड़ जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं डाई न्यूक्लियोटाइड। ऐसे डाई न्यूक्लियोसाइड बहुत सारे आपस में जुड़ जाएंगे और क्या बना देंगे?
polynucleotide. Is that clear to everyone? Yes, ma'am. समझ पड़ा? अब ना जैसे कोई Yes, भी ma'am. चेन बनती है, जैसे पॉलीन्यूक्लियोटाइड की ना ये चेन है, जैसे मैंने आपको बताया ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड ये बी ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी, तो क्या होता है ना कि ये जो चेन है, देखो ये जो चेन है ना, ये कोई एक एंड होगा इसका और ये भी कोई एक एंड होगा, तो एक एंड का नाम होता है 3' और दूसरे एंड का नाम होता है 5'। तो ये जो एंड है ना, ये याद करना थोड़े से जरूरी होते हैं, ठीक है। अब हम कैसे पता करेंगे कौन सा 3' है और कौन सा 5' है? मैम 3' पे OH लगा होगा। वेरी गुड। जिस पे, सबसे पहले मैं 5' का बताती हूँ, जिस पे आपके फॉस्फेट, आपको फ्री फॉस्फेट नजर आए, वो है आपका 5', और जिसके ऊपर आपको OH नजर आए वो है आपका 3'। इज दैट क्लियर? या फिर एक याद कर लो, 5' जिसपे फॉस्फेट है वो 5 है और जो दूसरा बच गया वो 3 वाला है। इज दैट क्लियर? यस मैम। यस मैम। समझ पड़ गई? तो अब आप मानते हो नहीं मानते हो, कोई भी हमारा जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड बना है वो किस किस से मिलके बना है? हमारा बैकबोन जो है वो हमारे शुगर फॉस्फेट ही है। इज दैट क्लियर? मैं आपको स्ट्रक्चर दिखाती हूँ। Yes, ma'am. आपको स्ट्रक्चर देखो, डीएनए का मैं आपको स्ट्रक्चर दिखाती हूँ। ये तो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है। हाँ हाँ, देखो डीएनए ना कैसे बना होता है, अभी मैं इसको और आपको डिटेल में आगे भी बताऊंगी। जैसे आपको ये दिख रहा है एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन। अब आप देख रहे हो यहाँ पे कौन सा, अब आप ये बताओ, ये तो डीएनए है, आपको कैसे पता पड़ा इनमें से कि कौन सी चीज प्रेजेंट है जिसकी वजह से ये डीएनए है? मैंने आपको बताया था ना, जो थाइमीन है वो डीएनए में प्रेजेंट होगा। अगर यहाँ पे थाइमीन की जगह यूरेसिल होता ना, तो ये डीएनए नहीं आरएनए होता, ठीक है। आरएनए। अभी यहाँ पे थाइमीन प्रेजेंट है, तो बताइए कैसे अरेंज होते हैं। देखो ये एडेनिन, ये थाइमीन, ये गुआनिन, ये साइटोसिन, ये ऐसे अरेंज होते हैं स्ट्रक्चर आपस में, ठीक है। समझ पड़ रही है बात? यस मैम। और इन्हीं को अपन क्या बोलते हैं? बेस पेयर। इज दैट क्लियर? और ये जो चेन दिख रही है ना आपको, ये चेन अपन ने, देखो अपन ने 3 चीजें पढ़ी थी, एक बेस, शुगर, फॉस्फेट। तो देखो ये रे बेस पेयर, और ये जो चेन है, ये चेन मिलके बनी है हमारे शुगर फॉस्फेट से। तो हमारा जो बैकबोन होता है वो होता है शुगर और फॉस्फेट। इज दैट क्लियर? क्योंकि शुगर फॉस्फेट पे तो अलाइन कर रहे हैं बेस पेयर, हाँ के ना? यस यस समझ पड़ी ये बात? अब मैंने Yes, आपको ma'am. ना यहीं पे मैं आपको बता देती हूँ, जैसे एक डिफरेंस हमें तो पता पड़ गया था किसका, डीएनए और आरएनए का, कि भैया उसका जो एक डीएनए है उसमें तो थाइमीन प्रेजेंट होगा और जो आरएनए है उसमें यूरेसिल प्रेजेंट होगा। दूसरा डिफरेंस ये है, दूसरा डिफरेंस ये है कि उसके अंदर जो सेकंड कार्बन होता है ना, सेकंड कार्बन ऑफ आरएनए, उस पे प्रेजेंट होता है ओएच ग्रुप। कौन सा ग्रुप? ओएच ग्रुप। सेकंड पोजीशन पे हमेशा ओएच ग्रुप प्रेजेंट होता है। इज दैट क्लियर? यस मैम। किसी को कोई कंफ्यूजन? ठीक है। तो अब ना अब मैं आपको जैसे बताती हूँ, ठीक है, रुको, एक स्ट्रक्चर और है, एक सेकंड रुको, मैं एक स्ट्रक्चर और दिखाती हूँ आपको।
दिख रहा है आपको ये? यस मैम। अभी अपन ने देखो क्या देखा, सबसे पहले मैंने आपको बता रही थी कि यार आपके दिमाग में चल रहा होगा एक हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर। तो अब ये जो पूरी एक चेन है ना, ये है हमारे पॉलीन्यूक्लियोटाइड। क्या है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। हमने क्या पढ़ा था? पॉलीन्यूक्लियोटाइड में तीन चीजें होती है। एक होता है फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है। दूसरा क्या देखा था हमने? बेस पेयर, ये रहा बेस पेयर है ना, एडेनिन। और एक हमने देखा था शुगर, वो ये रहा। मिल गई तीनों चीजें आपको। और ये है हमारा एक न्यूक्लियोटाइड। ऐसे करके हमारे बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़े हुए हैं, तो ये हो गई पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। इज दैट क्लियर? तो ये एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है। और अब आप देखो, इसके फिफ्थ एंड पे हमारे फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है और थर्ड एंड पे हमारे OH ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। वहीं पे आप देखो, ये रही दूसरी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। इसके अंदर, हाँ अभी मैं एक और चीज बताती हूँ। इसके अंदर देखो, ये हो गया आपका फॉस्फेट, ये हो गया आपका शुगर, और ये हो गया बेस पेयर। ये एक हो गया आपका मिला के एक न्यूक्लियोटाइड, ये एक न्यूक्लियोटाइड, ये एक न्यूक्लियोटाइड और एक ही न्यूक्लियोटाइड, और ये हो गई हमारी ये दूसरी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, ठीक है। अब ना यहाँ पे एक चीज होती है जो होती है बेस पेयरिंग। क्या होती है? बेस पेयरिंग। ये कुछ रूल्स हैं जो भी आप देखोगे, जैसे डीएनए के फीचर्स होते हैं, इसके अंदर ये होता है हमेशा ना, जैसे बेस पेयरिंग, बेस कौन कौन से? एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, ये 4 बेस दिख रहे हैं आपको। हमेशा ना इनका एक रूल है कि जो एडेनिन है वो हमेशा ना थाइमिन से ही जुड़ेगा, नो मैटर व्हाट। हमेशा एडेनिन के सामने थाइमिन होगा और वो जुड़ेगा डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से। ये क्या है? यहाँ लिखा है देखो, हाइड्रोजन बॉन्ड, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से, ठीक है। यहाँ पे थाइमिन है तो वो एडेनिन से जुड़ेगा डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से। वहीं जो ग्वानिन है वो ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ेगा साइटोसिन से। इज दैट क्लियर? यस मैम। समझ पड़ी आपको बात? तो इसी बॉन्ड बेस पेयरिंग की वजह से बहुत सारे पॉलीन्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ जाते हैं, ठीक है बच्चा पार्टी? यस मैम। किसी को इसमें कोई कंफ्यूजन? नो मैम। नो मैम। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, देखो अपन को जैसे दे दिया यहाँ पे एडेनिन, तो आपको पता लगाना है उसके सामने कौन सा होगा, ऑब्वियस, फिर तो उसके सामने थाइमिन होगा। आपके सामने दे दिया थाइमिन, तो वो किसके सामने क्या होगा? एडेनिन। आपको दे दिया ग्वानिन, तो उसके सामने होगा साइटोसिन। साइटोसिन दे दिया, उसके सामने होगा ग्वानिन, ठीक है। किसी को कोई कंफ्यूजन? पर यहाँ पे एक चीज याद रखना, अगर ये मेरे को बताओ, ये डबल स्ट्रैंडेड चेन, ये डीएनए है या आरएनए है? डीएनए। क्यों है डीएनए? थाइमिन है फिफ्थ पे कि यहाँ पे थाइमिन आ रहा है प्रेजेंट, यहाँ पे फॉस्फेट, थाइमिन प्रेजेंट है। अगर ये आरएनए होता ना, तो इस थाइमिन की जगह क्या आ जाता? यूरेसिल। क्या आ जाता? यूरेसिल। तो टी की जगह क्या होता? यू होता, वो और यू ए से बाइंड करता। इज दैट क्लियर? यस मैम। ये ऐसे स्लैश करके अपन लिख देते हैं। समझ पड़ गया ना? यस मैम। इसमें कंफ्यूज नहीं होना। यस मैम। ये काफी कुछ आप लोगों ने देखो पढ़ लिया है, बहुत सारा है इसमें पढ़ने का, और सब कुछ ना आपके लिए एकदम से नया है। 11th में था ये सब। 11th में था आपके ये सब कुछ? कहाँ पढ़ लिया आपने 11th? हाँ वो आपने ये उसमें पढ़ा होगा, बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ा था क्या? बायोमोलिक्यूल्स में मैम ये सब आया था, और फोटोसिंथेसिस में मैम ये थोड़ा सा बायोमोलिक्यूल्स का मैम ज्यादा है। हाँ, तो नहीं काफी सारी चीजें ना आपके, थोड़ा सा अगर किसी को नई भी लग रही है ना कि यार ये तो बहुत न्यू है, तो आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। हार्ड है क्योंकि अगर पर एक बार अगर आपने याद कर लिया ना फिर तो इजी है ये, ठीक है, पर आपको याद तो करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब सबसे पहले ना मैं आपको जैसे बताती हूँ, जैसे एक बात बताओ, डीएनए एसिडिक है या बेसिक है? डीएनए है हमारे एसिडिक। क्या है? एसिडिक सब्सटेंस है। और किस में प्रेजेंट होता है ये प्रेजेंट होता है हमारे न्यूक्लियस के अंदर। सबसे पहले जो डीएनए आइडेंटिफाइड किया था ना, फर्स्ट आइडेंटिफाइड बाय एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था फ्रेडरिक राइस।
मिस्चर, सॉरी माय बैड, फ्रेडरिश मिस्चर, ठीक है, इन्होंने इसको डीएनए को आइडेंटिफाई किया था। इज दैट क्लियर? अब Yes, ma'am. अभी मैंने आपको डीएनए का स्ट्रक्चर दिखाया था, तब आपने बोला था कि जो स्ट्रक्चर था वो था डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। कैसा था? डबल हेलिक्स Double स्ट्रक्चर। helix. तो ये जो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर था ना, ये दिया था वॉटसन एंड क्रिक ने। किसने दिया था? वॉटसन एंड क्रिक। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. वहीं दूसरी तरफ देखो, बहुत सारे साइंटिस्ट के भी नाम आ जा रहे हैं, एक ये साइंटिस्ट, एक ये साइंटिस्ट। वहीं अब मैं एक और साइंटिस्ट का नाम दे देती हूँ, जिन्होंने नाम दिया था अरविन शॉर्गॉफ। उन्होंने एक रूल दिया था कि जैसे कोई भी है ना बेस पेयरिंग, जैसे हमने बोला एडेनिन थाइमिन से बाइंड करेगा, तो इनका जो रेशियो है वो हमेशा 1 के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा? 1 के होगा और कांस्टेंट होगा। किसके? 1 के इक्वल होगा और कांस्टेंट होगा। इज दैट क्लियर? अगर मैं इसको नीचे भी लाती हूँ तो एडेनिन बाय थाइमिन इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। गुआनिन बाय साइटोसिन बाय रेशियो 1। अगर मैं सामने लेके जाती हूँ तो ये इक्वल हो जाएगा, और एडेनिन और इसको सामने लेके जाती हूँ तो वो ऐसे हो जाएगा। समझ पड़ रही है आपको ये बात? मैम थर्ड साइंटिस्ट का नाम क्या? मैम ये देखा क्या मैम? एडेनिन अपन ने भी पढ़ा ना, देखो एडेनिन थाइमिन से बाइंड करता है। साइंटिस्ट का नाम है अरविंद शॉर्गॉफ। अरविंद शॉर्गॉफ, ER आपकी एनसीईआरटी में भी दे रखा है, ठीक है। ठीक है, यस Yes, ma'am. किसी को कोई कंफ्यूजन इसके अंदर? अब ना एक हाँ, चीज और, जैसे हमेशा ना, जैसे आप इसके अंदर एक और टर्म आता है एंटी पैरेलल पोलैरिटी। इसका मतलब क्या होता है कि हमेशा ना जहां पे एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस 5' से 3' होगा, तो उसकी जो अपोजिट कॉम्प्लीमेंट्री वाली चेन है उसका सीक्वेंस होगा उसका अपोजिट। 5 के सामने हमेशा 3 आएगा और 3 के सामने हमेशा 5 आएगा। ये देखो, यहाँ पे 5 के सामने 3 था और यहाँ पे 3 के सामने 5 था। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. इसको बोलते हैं हम एंटी पैरेलल पोलैरिटी। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. इसमें किसी को Yes, कोई ma'am. कंफ्यूजन? No, ma'am. ये आपका डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है। डबल हेलिक्स बोले तो एक ये हेलिक्स मुड़ा हुआ और एक ये डबल जा रहा है ना हेलिक्स स्ट्रक्चर, तो ये है डबल हेलिक्स। और अगर मैं बात करूं तो ये है राइट हैंडेड फैशन में। किसमें है? राइट हैंडेड फैशन में। इज दैट क्लियर? मतलब Yes, ऐसे ma'am. चल रहा है, ऐसे नहीं चल रहा, ऐसे चलो, ऐसे घूमता हुआ चल रहा है ना ये पूरा, इसको Yes, ma'am. बोलते हैं राइट हैंडेड। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. अगर मैं बात करूं, ये एक टर्न जो आपको दिख रहा है, एक टर्न है ये, इसके अंदर कितने बेस पेयर होंगे? इसको काउंट करके मत बताना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बता दिए ऐसे। एक में 10 बेस पेयर होंगे, ठीक है। जितने भी टर्न होंगे ना, इसमें 10 बेस पेयर होंगे, इसमें 10 बेस पेयर होंगे, इसमें 10 बेस पेयर होंगे, इसमें 10 बेस पेयर होंगे। ये कांस्टेंट है नंबर। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. यस मैम। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको। और यहाँ पे हर एक बेस पेयर के बीच में ना एक डिस्टेंस होगा। एक सेकेंड, हर एक बेस पेयर के बीच में ना एक डिस्टेंस होगा, जिसको मैं बोलूंगी पिच। क्या बोलूंगी? पिच, जो कि डिस्टेंस होता है 3.4 नैनोमीटर। कितना? 3.4 नैनोमीटर। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. अब बोलो, बोलो कुछ, कोई कुछ बोल रहा था ना? मैम ये मैं ये बोल रहा था कि मैम जो आप पढ़ा रहे हो मैम, ऐसा लग रहा है कि पूरा 11th का रिवाइज हो रहा है दोबारा। अच्छा, ऐसा? यस मैम, ये 11th में ही पढ़ा था ना, तो Yes, 12th। चलो, अच्छा है फिर। अभी आपको और अच्छे से समझ आ रहा होगा ना?
यस यस मैम। मैम एनसीईआरटी में तो 0.34 नैनोमीटर लिखा है। 0.34 ओके नैनोमीटर। बेटा पिच ऑफ हेलिक्स इतना ही होता है, जहां तक मुझे याद आ रहा है 3.4 ही होता है यार। यस मैम इतने ही होता है, 3.4 ही होता है। 3.4 ही होता है यार। यस मैम। ये मैंने दूसरी मैम 0.34 होता है। नहीं, पिच लिखी हुई है इधर 4। हम वो यूनिट में हो जाता है ना, यहाँ पे नैनोमीटर। बेटा बेटा 3.4 नैनोमीटर। देखो ठीक है, आपने मैम वो एकदम सही मिसप्रिंटिंग बोला। होगी। सुनो, 3.4 नैनोमीटर और 0.34 नैनोमीटर दोनों है। मैंने आपको यहाँ पे बताया पिच किसका वाला, इसका वाला पिच बताया है। आपने पिच ऑफ हेलिक्स बोला 3.4 नैनोमीटर। अभी मैंने सिर्फ पिच किसका वाला बताया, पिच मतलब दो चीज के बीच का डिस्टेंस। मैंने पिच अभी बेस पेयर के बीच का बताया ना आपको, है ना। Yes. तो बेस Yes, पेयर ma'am. के बीच का जो पिच है वो कितना होता है, 0.34। 0.34 राइट, ठीक है। और अगर मैं इसके टोटल एक पिच की बात करूं, यहां से लेके यहां तक की मैं बात करूंगी, तो ये हो जाएगा 3.4 नैनोमीटर, ठीक है। यस मैम। पिच ऑफ हेलिक्स, ये हेलिक्स का जो पिच होगा वो हो जाएगा 3.4 नैनोमीटर, और इन दोनों के बीच का जो पिच है वो हो जाएगा 0.34 नैनोमीटर। इज दैट क्लियर? हाँ कि ना? यस यस मैम। आगे बढ़े फिर। यस अब ना देखो, एक साइंटिस्ट थे फ्रांसिस क्रिक करके, क्या क्या नाम था उनका, फ्रांसिस क्रिक। उन्होंने एक चीज बोली थी, एक मॉडल दिया था जिसका नाम था सेंट्रल डॉगमा। क्या था? सेंट्रल डॉगमा। अब पता है क्या, अपन ये जो पूरा चैप्टर पढ़ने वाले हैं ना, ये मान लो वो अपन पढ़ने वाले हैं सेंट्रल डॉगमा पे। किस पे? सेंट्रल डॉगमा पे। ये सेंट्रल डॉगमा इसकी समरी है जो अपन इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। क्या मैम ये पढ़ने वाले होता हैं? क्या है? बता रही हूँ। इसके अंदर आपकी जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो कैसे फ्लो करती है वो बताते हैं। तो वो कैसे करती है फ्लो फ्रॉम, सबसे पहले जो डीएनए है, इसके अंदर ना आपके 3 प्रोसेस आते हैं। एक होता है डीएनए का रेप्लिकेशन। सबसे पहले अभी अपन पढ़ेंगे रेप्लिकेशन के बारे में कि डीएनए रेप्लिकेट कैसे कर रहा है। फिर डीएनए से इंफॉर्मेशन जाएगी किसमें? एमआरएनए में। जब डीएनए से इंफॉर्मेशन एमआरएनए में जाती है, इसको हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। ये होता है हमारा सेकेंड प्रोसेस। फिर इंफॉर्मेशन जब एमआरएनए से प्रोटीन में कन्वर्ट होती है, इसको हम बोलते हैं ट्रांसलेशन। क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन। और ये होता है हमारा थर्ड स्टेप और फाइनल स्टेप। तो अभी आप ये जो पूरा देखा ना आपने, डीएनए से एमआरएनए से प्रोटीन, इसी सेंट्रल डॉग। अब हम ये जो चैप्टर है ना, इस चैप्टर में जो हम पढ़ेंगे, एक सेकेंड रुको बच्चा खा
हाँ, तो अपन क्या बात कर रहे थे, मेरी आवाज आ रही है ना सबको? यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो अब देखो, अब अगर इंफॉर्मेशन में चैप्टर में आप जो पढ़ोगे रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन, यही हम तीनों चीजें डिटेल में पढ़ने वाले हैं इस पूरे के पूरे चैप्टर में। याद कर लेना, पहले हम रेप्लिकेशन के बारे में पढ़ेंगे, फिर ट्रांसक्रिप्शन के बारे में पढ़ेंगे, फिर ट्रांसलेशन के बारे में पढ़ेंगे। और ये बहुत डिटेलिंग वाला चैप्टर है, पूरे चैप्टर में बस ये 3 चीजें हैं जो आप देखोगे। ठीक है, तो ये है हमारे डीएनए से इंफॉर्मेशन कैसे फ्लो करती है। वहीं अगर मैं बात करूं आरएनए से कैसे करती है, तो आरएनए से पहले करती है किसमें, डीएनए। ठीक है, आरएनए से डीएनए, मतलब ये पूरा जो प्रोसेस है ना, जो भी ऐसे करके चल रहा है, ये उल्टा करके चलने लग जाता है किसमें, आरएनए में। किसमें, आरएनए में उल्टा चलता है। तो अगर मैं इसको ट्रांसक्रिप्शन कहती हूँ तो आरएनए में होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। इज दैट क्लियर? और किसमें होता है ये, वायरस में होता है। ऑब्वियस, आरएनए किसमें होता है, ह्यूमन में तो नहीं होता। किसमें होता है वायरस सॉरी आरएनए ह्यूमन में तो नहीं होता। आरएनए किसमें होता है, वायरस में होता है। तो वायरस में हमारे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन चलता है। वहीं दूसरी तरफ ये हमारे ट्रांसक्रिप्शन किसमें चलता है, बाकी जितने भी मेजर ऑर्गेनिजम्स हो गए, सबके अंदर हमारे ये सेंट्रल डॉगमा फॉलो होगा। इज दैट क्लियर? यस मैम। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? नो मैम। बेटा माइक बंद करो अपना। अब ना सबसे पहले मैं बात करूंगी पैकिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स की। क्या, देखो यार, जैसे डीएनए का सबसे पहले तो अपन बात करते हैं जो लेंथ कितना है, कि वो आखिर डीएनए जो एक्चुअल में है उसका लेंथ के बारे में मैं बात करती हूँ। तो उसका लेंथ कैलकुलेट करने के लिए मैं लिखूंगी टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर इनटू डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव बेस पेयर, है ना। देखो मैंने आपको बताया था ना, डीएनए का अगर मुझे लेंथ देखना है तो कितने बेस पेयर है ये काउंट कर लो, और उनके बीच का डिस्टेंस कितना है उसको मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या पूरा डीएनए का लेंथ आ जाएगा, आ जाएगा ना। तो यही मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। ये देखो हमारा जो लेंथ है, टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर मैंने आपको बताया था ह्यूमन में 6.6 इंटू 10⁹ बेस पेयर थे। मैंने आपको लेक्चर के स्टार्टिंग में बताया था। यस मैम। 3.3 वापस तो 2 से मल्टीप्लाई कर लेती है ना। चलो हाँ, तो अब हम आ जाते हैं किस पे, डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव बेस पेयर। इनके बीच का डिस्टेंस होता है 0.34 इंटू 10⁻⁻⁹ बेस पेयर। ठीक है, ये भी आपने वही पिच जो आप ही ने बताया था ना बेटा, ये वही है। तो मैं इसको बेस पेयर के फॉर्म में लिख रही हूँ। तो इसको मल्टीप्लाई किया, ये आपको याद नहीं करना, याद नहीं करना, मैं आपको बस लेंथ कैलकुलेट कर रही हूँ। तो ये हो जाता है 2.2 मीटर। तो आप सोचो 2.5 मीटर के अप्रोक्स, वो तो कितना बड़ा कपड़ा सा होता है, इतना बड़ा होता है ना 2.5 मीटर तो, यस मैम, है ना। तो 2.5 मीटर इतना बड़ा होता है। तो आप सोचो आपके बॉडी में तो इतने सारे डीएनए है, आपकी बॉडी में अगर इतने सारे डीएनए, तो क्या हर एक डीएनए इतना बड़ा है आपकी बॉडी में? आप खुद इतने बड़े नहीं होंगे जितना बड़ा एक डीएनए का जो लेंथ है कि नहीं। तो भैया लेंथ इतनी बड़ी है तो इसकी डीएनए की क्या होती है, पैकेजिंग होती है। क्या होती है, पैकेजिंग होती है बहुत टाइटली, कि ये एकदम छोटे छोटे फॉर्म में हमारी बॉडी में प्रेजेंट है। इज दैट क्लियर? यस मैम। क्लियर। तो जैसे हम बात करते हैं, सबसे पहले मैं बात करूं प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स में अगर पैकेजिंग की बात करूं तो प्रोकैरियोट्स आपको पता है प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म जो छोटे छोटे होते हैं, पुराने वाले जो है। यूकैरियोट्स अभी नए वाले जिसके अंदर सारे ऑर्गेनली, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। यूकैरियोट्स में भी मैं बात करूं ई कोलाई की, किसकी, ई कोलाई की। तो इनके पास ना क्या होता है, न्यूक्लियस तो होता नहीं है वेल डिफाइंड, है ना। न्यूक्लियस इनके पास होता नहीं है, तो जो डीएनए है ना बेटा, वो क्या होता है, बिखरा पड़ा रहता है सेल के अंदर ही। समझ पड़ रही है बात? और जो डीएनए है
वो होता है नेगेटिवली चार्ज। कैसा होता है? नेगेटिवली चार्ज, जिसपे छोटे छोटे प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? छोटे छोटे प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, और हम इस स्ट्रक्चर को बोल देते हैं न्यूक्लियोइड। क्या बोल देते हैं? न्यूक्लियोइड। इज दैट क्लियर? समझ पड़ रही है बात? अरे हाँ ना तो बोलो। अब हम बात करते हैं, इंपॉर्टेंट बात तो है यूकैरियोट्स के बारे में, आपको याद रखना है। प्रोकैरियोट्स के बारे में याद रखना हो तो रखना, नहीं रखना तो मत रखना। बात आती है यूकैरियोट्स की। यूकैरियोट्स में आखिर कैसा स्ट्रक्चर होता है? तो देखो, सबसे पहली बात, एक प्रोटीन होता है, पॉजिटिव प्रोटीन, ऐसे करके आपकी एनसीईआरटी में भी स्ट्रक्चर दे रखा होगा, एक ग्रीन कलर का ऐसे दे रखा होगा, है ना? तो इस प्रोटीन को हम बोलते हैं हिस्टोन प्रोटीन। क्या बोलते हैं? हिस्टोन प्रोटीन, जो कि होता है पॉजिटिवली चार्ज। कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिवली चार्ज। अब ये क्या होता है, बहुत सारे ऐसे करके ना हिस्टोन आपस में जुड़े होते हैं, ठीक है? 3 4 5 6 7 8। जब 8 हिस्टोन आपस में जुड़ जाते हैं तो वो हम उसको बोलते हैं क्या? हिस्टोन ऑक्टामर। क्या बोलते हैं? हिस्टोन ऑक्टामर। इज दैट क्लियर? अब जब 8 हिस्टोन आपस में जुड़ जाते हैं और एक ऐसा स्ट्रक्चर बना देते हैं बड़ा वाला, ये ना आपस में जुड़ा के ऐसा एक बड़ा सा स्ट्रक्चर बना देते हैं, और क्या होता है इसके अराउंड, ये ग्रीन कलर का जो आपको दिख रहा है, ये है डीएनए, जो कि है नेगेटिवली चार्ज, और ये है पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन, है ना? ये पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन है ये वाला, और इसके अराउंड रैप कर जाता है पॉजिटिवली चार्ज, उस माय बैड, नेगेटिवली चार्ज डीएनए। ठीक है बच्चा पार्टी? और इस स्ट्रक्चर को जब ऐसा प्रोटीन के ऊपर आपका डीएनए रैप कर जाता है, इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोसोम। समझ पड़ रहा है? यस मैम। तो ये आपको एक बीड जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, मोती जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है नहीं आपको ओवरऑल? यस मैम। अब ना जैसे मैं बात करूं कि अगर एक जो डीएनए होता है, एक अगर डीएनए है ना, पूरा ह्यूमन डीएनए के अगर बारे में बात करते हैं, तो उसके अंदर कितने बेस पेयर होंगे? ना 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 ना, ये मतलब मेरा क्वेश्चन है, जैसे एक ये जो डीएनए रैप है ना, इसके अराउंड, इसके अंदर कितने बेस पेयर प्रेजेंट होंगे? तो इसके अंदर बेस पेयर होंगे कम से कम 200। कितने? 200 बेस पेयर प्रेजेंट होंगे। इज दैट क्लियर? यस। अब ये Yes, ma'am. न्यूक्लियोसोम ये स्ट्रक्चर है। तो ऐसे काफी सारे न्यूक्लियोसोम जुड़ते जाते हैं आपस में। कैसे? कंटिन्यूअसली ये होगा, फिर एक और होगा, फिर एक और होगा, ये आपस में जुड़ते जाएंगे, ठीक है? और एक स्ट्रक्चर बना देंगे जिसको हम कहते हैं क्रोमेटिन। आपने नाम सुना है वो क्रोमेटिन फाइबर? क्रोमेटिन फाइबर, Yes, थ्रेड ma'am. लाइक स्ट्रक्चर, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, याद आ रहा है? यस मैम। जो कलर देता है वो यही होता है, जो न्यूक्लियोसोम कंबाइन होते हैं और बनते हैं, वो बनाते हैं क्रोमेटिन। वही क्रोमेटिन आगे जाके कंडेंस होता है और हमारा बनाता है क्रोमोसोम। क्या बनाता है? क्रोमोसोम। इज दैट क्लियर? ऐसे आपका पूरी चीज बनती है कि कैसे आपके वो क्रोमोसोम पे डीएनए की बात करती है। सबसे पहले हमारे हिस्टोन पे डीएनए लगा था, डीएनए फिर ये आपस में ये न्यूक्लियोसोम बन गया, बहुत सारे न्यूक्लियोसोम आपस में जुड़े, उसने बना दिया क्रोमेटिन। क्रोमेटिन बहुत सारे आपस में जुड़े और उन्होंने बना दिया क्रोमोसोम। इज दैट क्लियर? यस मैम। समझ पड़ गई ये बात? तो ये जो मैंने बात की है ना, मैम हाँ, मैम ये क्रोमेटिन के इधर के लिखा है ग्रेड लाइक कंडेंस,
कंडेंस, नहीं मैम, इधर की साइड डिलीट कर। क्रोमेटिन किधर, इधर ही तो लिखा बस मैंने क्रोमेटिन। मैम क्रोमेटिन है, उसके नीचे लिखा है आपने कंडेंस क्रोमोसोम। हाँ, क्रोमेटिन कंडेंस होके जुड़ के क्रोमोसोम बनाता है। मैम इसे लेफ्ट साइड में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो अब ये बात हो गई किसमें, लोअर ऑर्गेनिजम्स में, मतलब लोअर ऑर्गेनिज्म या मतलब चलो ठीक है, हमारे में भी ये बात हो गई। अब अगर इसमें को हायर लेवल, अगर कोई कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में बात करना है, क्योंकि हर जगह का डीएनए अलग होगा, ठीक है, तो अगर मुझे थोड़ा और कॉम्प्लेक्स लेवल पे बात करनी है, हायर लेवल पे बात करनी है, तो वहां पे ना ये नॉर्मल ये जो हिस्टोन प्रोटीन है वो प्रेजेंट नहीं होता है। वहां पे जो प्रोटीन प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं नॉन हिस्टोन प्रोटीन। क्या बोलते हैं? नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। ठीक है बच्चा पार्टी। Yes. अपना जैसे मैंने आपको पूरा स्ट्रक्चर बता दिया यार, ठीक है, कि यार देखो पहले ये डीएनए था, फिर इसने मिलके हिस्टोन बनाया, हिस्टोन ने न्यूक्लियोसोम बनाया, इसने क्रोमेटिन और इसने क्रोमोसोम। तो अब जैसे ये सब क्रोमोसोम किस में प्रेजेंट है? आखिर न्यूक्लियस में तो प्रेजेंट है, ये सेल है, सेल में ही न्यूक्लियस है, और ये क्रोमोसोम ऐसे स्कैटर्ड पड़े हुए हैं इसके अंदर, है ना। तो अब न्यूक्लियस में आप जैसे कभी आपने स्टडी करते हो, देखते हो, तो आप देखोगे जैसे ना कुछ रीजन जो है ऐसे करके डार्क डार्क नजर आएंगे, कुछ रीजन लाइट लाइट नजर आएंगे, कुछ बहुत डार्क डार्क नजर आएंगे, कुछ बहुत लाइट नजर आएंगे, है कि नहीं? तो Yes. इन न्यूक्लियस रीजन कुछ रीजन जो डार्क है, ठीक है। पहले हम बात करते हैं स्टेन लाइट के बारे में। अगर वो लाइटली स्टेन है, मतलब बहुत हल्के हल्के हैं, इसका मतलब वो कैसे है? लूजली पैक्ड है। कैसे है? लूजली पैक्ड है, वो इतना टाइटली पैक्ड नहीं है, और इनको हम बोलते हैं यूक्रोमेटिन। क्या बोलते हैं? यूक्रोमेटिन। वही न्यूक्लियस के अंदर कुछ रीजन्स होंगे जो डार्कली स्टेन होंगे, स्टेन डार्कली, जो आपको डार्क कलर के नजर आएंगे, मतलब वो क्या है? टाइटली पैक्ड है। क्या है? टाइटली पैक्ड है, और उनको हम बोलते हैं बेटा क्या? हीट्रोक्रोमेटिन। क्या बोलते हैं? हीट्रोक्रोमेटिन। इज दैट क्लियर? इसमें किसी को कोई Yes, ma'am. कंफ्यूजन? No, ma'am. क्रोमेटिन अभी अपन ने इधर देखा था ना, ये देखो क्रोमेटिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। तो अगर ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर न्यूक्लियस में लाइट है ना, लाइट है, मतलब कोई चीज बहुत दूर 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 रखी हुई है, तभी हमें लाइट दिख पा रही है। आप सोचो कोई चीज बहुत डार्क डार्क है, एकदम पास पास में रखी हुई है, तो वो डार्कली स्टेन हो जाएगी। इसको हम हीट्रोक्रोमेटिन बोल देंगे, और इसको हम यूक्रोमेटिन बोल देंगे। समझ पड़ रहा है? Yes. कोई कंफ्यूजन इसके अंदर आपको? No. नहीं? आगे बढ़े फिर अपन। Yes. ऐसा तो नहीं आपको ऊपर से चला गया कि बहुत ज्यादा No, ma'am. ओवरडोज हो गया? मैं बिल्कुल ही नो मैम, सब सही चल रहा है। No, ma'am. सबको समझ आ गया ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। अब ना मेरे को ये पता करना था यार, जेनेटिक मटेरियल कौन सा है, ठीक है। तो उसके लिए साइंटिस्ट थे, वो पता कर रहे थे कि यार आखिर जो जेनेटिक मटेरियल है वो है कौन सा। तो उन्होंने एक नाम दिया, एक एक्सपेरिमेंट किया, जिसका नाम दिया ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। क्या नाम दिया? ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ये एक्सपेरिमेंट ना एक्चुअली इन्होंने, जो साइंटिस्ट ने परफॉर्म किया था, ये आई थिंक सन आपको एनसीईआरटी में दे रखा है 1928 है शायद, मे बी, है ना। उसके अंदर ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। किस पे? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। ये एक बैक्टीरिया होता है, ठीक है। तो अब इस बैक्टीरिया, एक कल्चर प्लेट ली मैंने, है ना,
कल्चर प्लेट, मैंने कल्चर प्लेट ली, कल्चर प्लेट के अंदर मैंने क्या किया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया को ग्रो किया। अब जब मैंने स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया को ग्रो किया, हाँ बोलो मैम साइंटिस्ट का नाम एक बार रिपीट कर दीजिए। क्या साइंटिस्ट का नाम? इसका नाम बताओ, किसी को नहीं पता साइंटिस्ट का नाम इसके? नो वन, नो मैम। इतना तो पता होना चाहिए था यार, बोलो। मैम अल्फ्रेड हार्सी। हाँ, अल्फ्रेड का पूरा नाम क्या है? अल्फ्रेड हार्सी। अच्छा ठीक है। मैम 1952 में इसमें दिखा रहा है एनसीईआरटी में। 1952 या 1928? मैम गूगल दो पे साइंटिस्ट का नाम लिखा है और 1952 लिख रखा है। नेट वेट पे मत जाओ, सुनो, नेट पे जाओगे तो वो आपको जुकाम के अंदर मार देगा। उसमें बोल दोगे आप जुकाम हो रहा है काफी दिन से, तो क्या आएगा, तो उसके अंदर लिखा आ जाएगा कि आप मरने वाले हो, उधर मत जाओ। मैम बुक में लिखा है 1952, मार्था चेस और अल्फ्रेड हार्सी लिखा है यस मैम। 1952? यस मैम। नहीं यार, मैं नहीं मान सकती, एक सेकेंड, मैं इसको क्रॉस चेक करूंगी तभी मैं बोलूंगी। 1915 का दिया है। नहीं, मेरे को जहां तक याद है वो 1928 है। हाँ, मैं वही बोल रही हूँ कि मैं ऐसे आपने बोल दिया तो मैं इसको चेंज नहीं करूंगी मैं, क्योंकि जहां तक मुझे याद है वो 1928 ही है। ठीक है, हाँ तो अपन कहाँ पे थे? ये मेरी तरफ से तो 1928 है, अगर चेंज होता है तो मैं आपको बता दूंगी, है ना? सही है ना ये? यस मैम। ठीक है, Yes. तो अब जो साइंटिस्ट, पेज नंबर 7, पेज हाँ, नंबर न्यू 84। एनसीईआरटी में 84 पेज नंबर पे। हो गया तुम्हारा पेज नंबर का काम? यस मैम। अब चलो। बोलिए आप। हाँ, तो अब ना क्या पढ़ रहे थे अपन? साइंटिस्ट। यार साइंटिस्ट तो देखो ना यार, एवरी मैक्लियोड मैकार्टी, ठीक है, ये साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये किया था। मेन कहानी ये है कि अब इधर आओ, इन्होंने ना क्या किया था, कल्चर प्लेट ली और उस पे स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया को ग्रो किया। जब उन्होंने ग्रो किया तो उन्होंने देखा दो तरह की कॉलोनीज आई थी, एक आई थी आर फॉर रफ कॉलोनीज और एक आई थी एस फॉर स्मूथ कॉलोनीज। आर फॉर रफ मतलब जिसके ऊपर म्यूकस कोट नहीं था, म्यूकस अपने से ना सॉफ्ट होता है, और स्मूथ वो होती है जिसपे म्यूकस की कोटिंग थी। तो ऐसे कार थी और एक एस थी। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने बेचारे एक चूहे को उठा लिया, उनको एक चूहा जाता हुआ दिख गया, तो उन्होंने क्या किया, उस चूहे को पकड़ा और उसके अंदर कौन सा डाला, किसी को आइडिया है कोई? एस स्ट्रेन उन्होंने डाला, यानी कि स्मूथ वाला डाला, और जैसे ये डाला बेचारा चूहा मर गया। क्या हुआ? चूहा मर गया। क्यों? क्योंकि उसको निमोनिया हो गया। क्या हो गया? निमोनिया। वहीं दूसरी तरफ वापस चूहे को पकड़ा और उसके अंदर डाल दिया आर, तो चूहा नहीं मरा। क्यों बताओ? क्योंकि उसको निमोनिया नहीं हुआ। ठीक है, तो अब उनको ऐसे ना बहुत चुल हो रही थी, तो उन्होंने क्या किया, ये जो एस स्ट्रेन था ना, इसको क्या किया, हीट किया। एस स्ट्रेन को क्या किया, हीट किया। अब वापस से उन्होंने क्या किया, एस स्ट्रेन को हीट वाले को, एस स्ट्रेन हीट वाले को डाला किसके अंदर, चूहे के अंदर। तो अब ये देख रहे हैं, जब उन्होंने एस स्ट्रेन डाला है तो बताओ चूहा मरेगा कि नहीं मरेगा? नहीं मरेगा मैम। नहीं मरेगा। नहीं मरेगा। वहीं दूसरी तरफ जब उन्होंने हीट किल्ड आर स्ट्रेन डाला ना, तो बताओ चूहा मरा था या नहीं मरा था? मर गया था मैम। मर गया था। इसका ना अपोजिट हो गया। तो उन्होंने बोला यार ऐसा क्यों, हीट करने पे प्रोसेस उल्टा क्यों हो गया? तो उन्होंने देखा जब ये जो मरा हुआ चूहा था ना, ये वाला सॉरी ये आर स्ट्रेन वाला जो मरा हुआ चूहा था ना, डाई वाला, इन्होंने इसके अंदर से क्या रिकवर किया, रिकवर्ड एस स्ट्रेन। भाई इसके अंदर से आर स्ट्रेन डाला था पर उसके अंदर से तो एस स्ट्रेन भी मिल रहा था। तो उन्होंने बोला ऐसा कैसे? तो उन्होंने बोला कि यार कुछ चीज तो है जो ट्रांसफर हो गई है कि नहीं?
कुछ चीज ट्रांसफर हो गई है ना, यहाँ पे एस ट्रांसफर हो गया है ना? यस समझ पड़ रही है बात? तो भैया वो जो एस से आर में ट्रांसफर हुआ है और जिसकी वजह से आर पहले वायरुलेंट नहीं था, खतरनाक नहीं था, उसको वायरुलेंट बना दिया है, वही एक जेनेटिक मटेरियल है जो ट्रांसफर हुआ है और उसकी वजह से चेंजेस हुए हैं। तो हमें ये पता करना था कि इसका नेचर क्या है, ये है क्या आखिर। बस हमें ये पता चला है कि कुछ तो है जो भैया ट्रांसफर हुआ है। जैसे वो बोलते हैं ना, कुछ तो है दया। अब बाकी का जो पता करना है दया को, वो बात की बात है। अभी जो कुछ तो है जो ट्रांसफर हुआ है वो है जेनेटिक मटेरियल। अब जेनेटिक मटेरियल किससे बना है, जेनेटिक मटेरियल आखिर है क्या, वो हमारे नेक्स्ट जो एक्सपेरिमेंट है वो उसके अंदर है। अभी इस ट्रांसफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट में यही पता चला कि कुछ चीज ट्रांसफॉर्म हुई है। और ट्रांसफॉर्म क्या हुई है, एस स्ट्रेन ने आर स्ट्रेन को वायरुलेंट कर दिया है जो पहले वायरुलेंट नहीं था। इज दैट क्लियर? यस मैम। यस मैम। किसी को कोई कंफ्यूजन इसमें? नो मैम। समझ पड़ गया अच्छे से? नो मैम। यस मैम। चलो पहले इसके ना स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट फटाफट। उज्जवल नहीं आया ना आज? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 दैट्स इट। ठीक है बच्चा पार्टी? हम 8 नंबर की स्लाइड